आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी के बाद किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहले समझते हैं पोस्टपार्टम पीरियड या प्यूरपेरियम क्या होता है। प्यूरपेरियम डिलीवरी के जस्ट बाद से शुरू होकर 6 हफ्ते का टाइम होता है जिसमें बॉडी वापस नॉर्मलसी की तरफ आती है। जैसे आपका बॉडी वेट था वो धीरे धीरे कम होता है, आपका यूट्रस साइज धीरे धीरे सिकुड़ के नॉर्मल साइज पे आता है और आपको जो इमोशनल फिजिकल चेंजेस हुए थे वो ग्रेजुअली सेटल हो जाते हैं और आप प्री प्रेगनेंसी स्टेटस में पहुंच जाते हैं। पर क्योंकि आप अभी नई नई माँ बनी हैं तो आपके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं उनसे कोप अप करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है जो शायद आपको हेल्प करेगा आपकी इस रिकवरी पीरियड में। आई एम डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को शेयर एंड लाइक करें। इस समय जो चैलेंजेस आप फेस करती हैं वो हैं कैसे बैठें, कैसे उठें, क्या खाना खाएं। ब्रेस्ट फीडिंग जो कि आपके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है, वो आप समझ नहीं पाती हैं कि बच्चे का पेट भरा कि नहीं, मेरा मिल्क एडिक्वेट है या नहीं, और मुझे क्या एक्सरसाइज कुछ करनी चाहिए, कहीं मेरा वजन यही तो नहीं रह जाएगा, और मुझे अपनी जो कट लगा है नीचे उसके लिए मुझे कैसे ध्यान रखना है। इन सभी चैलेंजेस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हम शुरुआत करेंगे एपिजियोटमी केयर के बारे में। एपिजियोटमी वो कट है जो कि वेजाइना और एनल ओपनिंग के बीच में लगाया जाता है जिससे बेबी का हेड इजीली डिलीवर हो सके, उसको सडन प्रेशर रिलीज ना हो, एक कंट्रोल वे में हम बेबी के हेड को उससे निकाल सकते हैं। इसको हम एपिजियोटमी कहते हैं। तो आपको ये सलाह दी जाएगी कि आपको अपने पैरों को साथ साथ रखना है, ऐसे क्रॉस लेग करके नहीं बैठना है, जिसको हम आलती पालती मार के बैठना बोलते हैं, वो अवॉइड करना है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है क्योंकि आप अगर जोर लगाएंगी तो टाँके एनल ओपनिंग के नज़दीक में है तो कहीं टाँके खुल न जाए। उसकी केयर कैसे करेंगे, उसको हम गर्म गुनगुने पानी से वॉश करने के लिए बोलते हैं। जब आप वॉशरूम जाती हैं, यूरिन या मोशन पास करती हैं, उस समय थोड़ा सा प्लेन वार्म वाटर या फिर उसमें एक कैप कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो आपके डॉक्टर सलाह देंगे उसको मिला के आप वॉश बना सकती हैं, जिससे आप उसको ग्रेजुअली पोर करेंगी तो धीरे धीरे वहाँ पे सफाई भी रहेगी और हीलिंग में हेल्प होगा और आपको इससे थोड़ा सूदिंग इफेक्ट भी मिलेगा, आपको पेन कम होगा। यूजुअली ये टाँके 10 से 12 दिन में घुल जाते हैं और जब आप डॉक्टर के पास अपनी विजिट के लिए जाती हैं तो एक बार डॉक्टर चेक करते हैं कि एपिजियोटमी पूरी तरह से हील हुई कि नहीं। तो ये बात हो गई आपकी जो बॉडी में कट लगा है उसकी केयर के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे, दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग। इसमें मेरे और भी वीडियोज़ हैं क्योंकि ये बहुत एलैबोरेट सब्जेक्ट है, बट वील टॉक इन शॉर्ट। बेबी को सही पकड़ने का तरीका, बेबी का हेड हम कहते हैं आपके फोर आर्म के नीचे एल्बो जॉइंट पे आना चाहिए, जहां हमारी कोहनी का जोड़ है, यहाँ बच्चे का सिर आएगा। आपके पाम में बच्चे के हिप्स आएंगे क्योंकि बच्चा ऑलमोस्ट इसी साइज का होता है। तो आपने यहाँ पे उसका हेड लिया, यहाँ पे उसका सिर हिप्स लिया और उसको अपनी बॉडी की तरफ टर्न किया, तो बेबी का पेट और माँ का पेट एक दूसरे को टच होने चाहिए। उसके बाद आप बेबी को पूरा ब्रेस्ट ऑफर कीजिए। बच्चा जब भूखा होता है आप यहाँ पे हाथ लगा के चेक कर सकती हैं। अगर आपने उसके साइड में हाथ लगाया तो बच्चा उधर को मुंह करेगा, इधर लगाया तो उधर को करेगा। तो बेबी को आप पूरा ब्रेस्ट हल्का सा टच करेंगे निपल, तो बेबी पूरा मुंह खोलता है। निपल और उसके नीचे वाला पार्ट जिसको हम एरियोला कहते हैं वो पूरा बेबी के मुंह में जाना चाहिए, जिससे कि एक लंबा सा वो एक चैनल बना लेता है, जैसा कि हमारी आर्टिफिशियल जो बॉटल के ऊपर ढक्कन होता है वैसा ही लंबा बना लेता है। केवल निपल का टिप देने से उसको मिल्क मिलेगा नहीं, तो आपको पूरा नीचे का ब्रेस्ट टिश्यू उसको पूरा ऑफर करना है। बेबी जब बड़ा मुंह खोलेगा पूरी चीज़ मुंह मिलेगा, फिर वो सकल करता रहता है जिससे कि उसको एडिक्वेट मिल्क आता रहे। आप साइड से देख सकती हैं बेबी का ऐसे वाले मूवमेंट होंगे, थोड़ा सा गाल अंदर को जाएगा फिर खुलेगा, तो इसका मतलब बेबी सकल कर रहा है। कई बार बच्चे दूध पीते पीते सो जाते हैं तो उनको हल्का सा थोड़ा सा अपनी बॉडी को दूर करेंगे, एकदम वो हड़बड़ा के फिर से उठते हैं और दूध लेने लगते हैं। एक और टेंशन मदर्स को रहता है कि बच्चा बहुत देर से उठा ही नहीं है, उसने दूध मांग ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं। तो उसको आप थोड़ा सा हिलाएंगी, उसको साथ थोड़ा खेलिए या फिर उसकी सोल पे, पाँव की पंजे पे हल्का सा टिकल कीजिए, हल्के हल्के हाथ से ऐसा आप टिकल करेंगी तो बच्चा उठेगा, फिर उसको ब्रेस्ट ऑफर कीजिए। अगर बच्चे का पेट भरा है तो बेबी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आप थोड़ी देर का गैप दे सकती हैं। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, कहीं भी बच्चा बहुत देर से दूध नहीं मांग रहा है और आपका तो मिल्क भरने लगा है, यू हैव टू मेक श्योर या तो बेबी को पिलाएं या उसको एक्सप्रेस करके आप कटोरी चम्मच से उसको बाद में पिला सकती है या उसको रख सकती हैं। रूम टेम्परेचर पे ये मिल्क हम 6 घंटे तक रख सकते हैं। मिल्क निकालने के लिए आप हाथों को भी कर सकती हैं, जैसे आपने देखा होगा, हम लोग गाँव में देखा होगा गाय का दूध कैसे निकाला जाता है। सिमिलरली पीछे से आगे की ओर जाते हुए अगर आप मिल्क निकालेंगी तो एडिक्वेट मिल्क आएगा।
आजकल बहुत सारे ब्रेस्ट पंप्स अवेलेबल हैं, मैनुअल और इलेक्ट्रिकल, जो कि बिजली का तार लगाने से चलते रहते हैं। उससे भी आप ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके रख सकती हैं। कई मदर्स को चिंता होती है कुछ समय बाद जब मैं ऑफिस जाने लगूंगी तो क्या होगा, तो शुरू से ही कुछ आदत डालना चाहती है कि हम ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस कर दें और बच्चे को ऊपर से पिलाएं। तो ये सभी तरीके के ऑप्शंस पॉसिबल हैं। आपको कुछ बातों का जो ध्यान रखना है वो है, इनिशियल जो कुछ दिन मिल्क आता है जो कि लगता है पानी जैसा, वो वाइट नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट या येलोइश थिक फ्लूइड होता है, तो क्या ये कुछ बच्चे को नुकसान तो नहीं करेगा? दिस इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम कहलाता है, जो कि बच्चे के लिए शुरू के लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो उसको हमें किसी भी तरह से वेस्ट नहीं करना है, चाहे कुछ ड्रॉप्स ही आ रही हैं, पर वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और उसको बहुत सारी ताकत देती हैं। थोड़े दिनों में ये कोलेस्ट्रॉल चेंज होकर मिल्क का फॉर्म ले लेता है। इनिशियल कुछ दिन बहुत ज़रूरी है माँ के लिए, माँ के साथ जो उनके रिलेटिव्स हैं उनके लिए, कि थोड़ा तसल्ली रखें। बच्चा रोया एकदम से ऊपर का दे दिया, दैट इज़ नॉट राइट। बच्चा थोड़ा सा रोएगा कोई बात नहीं, पर थोड़ी देर स्ट्रगल करना पड़े कोई बात नहीं, पर कोशिश कीजिए शुरू से ही बच्चे को माँ के स्तन से दूध लेने की आदत पड़े। अदरवाइज बच्चे जब बॉटल से उनको इजीली मिलता है, उनको ज़्यादा सकल भी नहीं करना पड़ता, तो फिर वो मदर का दूध लेने से इनकार कर देते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैव लॉट ऑफ वीडियोज ऑन ब्रेस्ट फीडिंग। पर अभी आपको मैंने शॉर्ट में बताया कि प्लीज़ थोड़ी कोशिश करें, थोड़ी आपकी परसिवरेंस, आपकी जो इनिशियल मेहनत लगेगी, बट दैट विल हेल्प द बेबी एंड यू ऑल्सो इन लॉन्ग टर्म। एक और प्रॉब्लम मदर्स फेस करती है, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। तो कमर में दर्द आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मली नहीं होना चाहिए। प्रेगनेंसी में भी आपको कमर में दर्द अक्सर मदर्स को होता है, क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पेट के बल जाने से ऐसे ऐसे चलती है मदर्स। आई जस्ट शो यू। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर्स यूजुअली उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे शिफ्ट हो जाता है। आई विल शो यू दिस। दे टेंड टू वॉक लाइक दिस विद टमी बल्जिंग आउट। तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो नॉर्मल सेंटर में था, अब वो आगे की तरफ आ गया, तो सारा प्रेशर बैक पे आता है। पर जो डिलीवरी के बाद का दर्द है वो इसलिए क्योंकि जब आप फीड करती हैं, आप अपनी बॉडी को ऐसे राउंड कर लेती हैं, बेबी को सपोर्ट देने के लिए ऐसे राउंड कर लेती हैं। लेट मी शो यू दिस। यूजली मदर्स बच्चे को ऐसे पकड़ती हैं, रादर देन ब्रिंगिंग बच्चे को आप ऊपर न लाके आप अपनी बॉडी को ऐसे झुका लेती हैं। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं अपने लैप पे आप 2-3 पिलोज रखें, 2 पिलोज रखें, बच्चे को ब्रेस्ट की लेवल पे लाइए एंड देन फीड द बेबी, रादर देन अपने आप को ना झुकाएं। और हॉस्पिटल बेड में आपका पोजीशन कैसा रहा है? कई बार मदर्स एकदम डर के मारे सीधे लेटी रहती है, हिलती नहीं है। हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के बाद अलाउ करते हैं, आप किसी भी साइड टर्न हुई है, पिलोज का सहारा लीजिए जो आपको कंफर्टेबल लगे, जिससे कि आपको बैक पेन ना हो। और आप इजीली कोई भी लोकल जेल्स या स्प्रे या थोड़ा सा वार्म पैड, हीटिंग पैड या कोई वार्म वाटर बॉटल लगा सकती हैं, बट मेक श्योर बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और बच्चा आपसे उस समय आपके पास ना हो जब आप हीटिंग पैड लगा रही हैं। तो ये बात हुई बैक एक से कैसे प्रिवेंशन किया जाए। द अदर कंप्लेन इज कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, कि पेट साफ नहीं हो रहा। अक्सर डिस्चार्ज के टाइम हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के बाद एक लिक्विड का नाम आपको लिख के देते हैं जो कि मोशंस होने में हेल्प करता है। पर आपको जो घरेलू उपाय हैं, जैसे कि खूब सारा पानी पीना, सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना, पपाया, पका हुआ पपीता और बाकी भी रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने से आपको पेट साफ होता रहेगा। अगर आपको इन सब चीज़ों से नहीं फायदा है, थोड़ा सा वार्म वाटर आप अगर एनल ओपनिंग पे पोर करेंगी, इससे भी स्फिंक्टर जो ऊपर का टाइट जो लॉक होता है वो रिलीज हो जाता है और मोशंस पास हो जाएंगे। पर किसी भी कंडीशन में आपको स्ट्रेन नहीं करना है, क्योंकि आपका एपिजियोटमी का कट नियर बाय है, अभी उसको हीलिंग होने में टाइम लग रहा है, तो आपको मोशन में स्ट्रेन नहीं करना है। एक बात जो आप हेजिटेट करती हैं पूछने में कि इंटरकोर्स कब तक नहीं कर सकते, इंटरकोर्स के लिए हम लोग नॉर्मली एडवाइस देते हैं टू अवॉइड अप टू 4 वीक्स, क्योंकि शुरू के 15 दिन तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ब्लीडिंग और डिस्चार्ज रहता है, ग्रेजुअली वो कम होता है। तो इवन हम नहीं चाहेंगे आपको कोई और इन्फेक्शन बाहर से लगे। प्यूरपेरियम 6 वीक्स तक का गैप हो तो बहुत अच्छा है, पर डेफिनेटली भी इंसिस्ट कि आप 2 से 4 हफ्ते रिलेशन ना बनाएं, क्योंकि आपके भी टाँके भी नहीं सूखे हैं और तरह तरह का डिस्चार्ज अभी बाहर आ रहा है। नेक्स्ट आता है हम डाइट क्या खाएं। तो आप प्रेगनेंसी में जो डाइट फॉलो करते थे, अगर आपका सब कुछ ठीक था, शुगर्स वगैरह सब नॉर्मल थी, तो भी आपको डॉक्टर ने बताया होगा वही आपको अभी फॉलो करना है। जैसे कि आपकी डाइट में प्रोटीन्स होने चाहिए। प्रोटीन्स कम फ्रॉम मिल्क, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क, पनीर, इवन टोफू इज़ वेरी गुड सोर्स। अगर आप एग खाती हैं तो एग बहुत अच्छा है प्रोटीन के लिए, चने, ये सब बहुत अच्छे हैं। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कम रखिए, चपाती राइस कम रखें। एक और क्वेश्चन पेशेंट पूछते हैं, इंडिया में बहुत बड़ा कस्टम है कि बड़े बड़े लड्डू दिए जाते हैं, उसमें बहुत सारे ड्राई स्पाइसेस एंड जैगरी गुड़ के बनाए जाते हैं। पेशेंट्स पूछते हैं मैम मदर इन लॉ इतना बड़ा डिब्बा लाई है, मैं क्या करूं? तो हम सजेस्ट करते हैं आप थोड़ा सा खा लीजिए, बिकॉज वो न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे हैं,
पर हम भूल गए कि हमारी आजकल लाइफस्टाइल बहुत सीडेंटरी हो गई है, तो हम लोग वो एनर्जी स्पेंड नहीं करते जो हमारी प्रीवियस जनरेशंस करती थी। बच्चे को पालना का मतलब होता था उसकी वो नैपी धोई जाती थी, सब होता था, उसको उठा के लोग घंटों अपने हाथ में हिला रहे होते थे। आजकल हर चीज़ रेडीमेड है और इवन जो डायपर्स आते हैं ये सब भी यूज एंड थ्रो हैं। सो वी आर नॉट स्पेंडिंग दैट मच एनर्जी। इसलिए मैं नहीं कहूँगी कि आप पूरे पूरे लड्डू खाएं, आपका वजन बहुत बढ़ेगा, पर थोड़ा सा आप खा सकती हैं। अगर आप आती हैं, आपका कुछ खाना खाने से बच्चे को लूज मोशंस हो रहे हैं तो उस खाने को अवॉइड करें। जैसे मदर ने अगर चने या राजमा खाया और आप देख रही हैं, या पालक वगैरह खाया कि बच्चे को मोशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो फूड आइटम्स आप अवॉइड करें। इन एनी केस आपको ज़्यादा स्पाइसी फैटी फूड तो नहीं लेना है, और जैसा आप न्यूट्रिशन पहले फॉलो करते थे वही करें। अगर आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ डायग्नोज हुई थी तो अभी भी शुगर इंटेक अपना कम ही रखिए, क्योंकि प्योरपेरियम में आपकी बॉडी नॉर्मल आ रही है। 6 वीक्स तक आपको सारे परहेज करने चाहिए। एक्सरसाइज क्या करें? मरीज जरे होते हैं, मेरा तो वजन इतना बढ़ गया, व्हाट शुड आई डू? देखिए, ये टाइम न तो डाइटिंग का है न ही विगरस एक्सरसाइज का है, पर बेबी की केयर अपने आप में आपको काफ़ी आपकी एनर्जी कैलोरीज बर्न करेगी। उसके अलावा लाइट एक्टिविटीज़ जो आप करते थे पहले वो करते रहिए। 6 वीक्स तक मैं विगरस एक्सरसाइज का सलाह नहीं दूंगी, बट आप वॉक पे जा सकते हैं, अपर बॉडी का शोल्डर रोटेशन, नेक रोटेशन। पर आप कुछ एक्सरसाइजेस अपर बॉडी को रिलैक्स करने की, जैसे कि नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन। सिमिलरली लेग्स के लिए लेग का फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट, साइड टू साइड मूवमेंट, ये सब करते रहिए। पर पेट को ऐसे फुलाना या पुशअप्स या इस तरह की चीज़ें मैं आपको सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी। एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो आपको इस समय ज़रूर करनी चाहिए, स्पेशली आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी, दैट इज कीगल्स एक्सरसाइज। आपने नाम सुना होगा। अगर आप योगा से थोड़ा जानती हैं तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड मूलबंद आसन। इसमें हम सलाह देते हैं वेजाइनल ओपनिंग, यूरिनरी ओपनिंग एंड एनल ओपनिंग को टाइट क्लोज करने का। मरीज से कहा जाता है कि आप उसको 15 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। अब आप सेकंड्स तो नहीं गिनेंगी, तो आप काउंटिंग कर लीजिए। आपने यूरिनरी, वेजाइनल एंड एनल ओपनिंग को क्लोज करना है, जैसे कि हम रास्ता रोकते हैं, जैसे हम यूरिन रोकते हैं। और मन में काउंटिंग कीजिए 15 सेकंड्स, 1 2 3 4 5 6, ऐसा 15, फिर रिलीज कर दीजिए। फिर एक बार 15 सेकंड्स काउंट कीजिए, फिर रिलीज कीजिए। ऐसे 15 बार सुबह कीजिए, 15 बार दोपहर, 15 बार शाम। तो इस तरह से आपकी जो मसल्स की लूजनिंग हो जाती है वो टाइटनेस बनी रहेगी। आपका एरिया, जो बच्चा इतना बड़ा 2.5-3 किलो का निकला है, उससे एकदम एरिया खुल गया है, मसल्स को वापस आने में मदद मिलेगी। तो आपका अभी जो न दिखाई दे, जो लेटर एज में जाके 40-45 पे एकदम लूज हो जाती हैं, उससे आप अपने आप को बचा सकती हैं। कई पेशेंट्स को थोड़ा सा यूरिन भी लीक हो जाता है, वो कहते हैं मुझे यूरिन पे कंट्रोल नहीं हो रहा, उनके लिए भी कीगल्स एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट एडवाइस देती हूँ, दैट इज कॉल्ड सिट्स बाथ। सिट्स बाथ का मेरे दूसरे वीडियो और शॉर्ट्स भी हैं, उनको आप वॉच कर सकते हैं कि कैसे किया जाता है। पर बेसिकली सिट्स बाथ में हम मरीज को एक टब, शैलो कोई भी, मतलब कम गहरी कोई टब हो या कोई इसकी डिवाइस, उसमें बैठने के लिए बोलते हैं, जिससे आपका कट वाला हिस्सा पूरा डूब जाए पानी में। उसमें आप कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन ऐड कर सकती हैं। उसमें बैठने से आपके टाँकों को हीलिंग में कम समय लगेगा, अंदर तक वो फ्लूइड जाएगा, तो वेजाइनल डिस्चार्जेस को क्लीन करेगा और आपको एक अच्छा फील होगा, पेन आपको कम होगा, स्वेलिंग पेन सभी कुछ कम होगा। तो सिट्स बाथ इज अनदर गुड वे टू हील फास्टर एंड रिकवर फास्टर इन प्यूपेरियम। आपको चिंता होती होगी मेरे शरीर में इतने सारे मार्क्स आ गए हैं, मेरी स्किन में पिगमेंटेशन हो गया है, बीच में एक लंबी लाइन आ गई है, बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं, वो क्या होगा? तो ये आपको समझना चाहिए कि थोड़े थोड़े धीरे धीरे लाइट हो जाएंगे, बट दे विल नॉट डिसअपीयर। जबकि हम लोग उसको कहते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स आर अ रिवॉर्ड ऑफ मदरहुड, क्योंकि आप मदर बनी इसलिए आपको रिवॉर्ड में मिलते हैं। तो ग्रेजुअली उसको 6 वीक्स तक हम कोई सलाह नहीं देते कि आप अभी किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें या कुछ एक्स्ट्रा क्रीम्स लगाएं। हाँ, अगर आपको इचिंग है तो जो आपको क्रीम्स प्रेगनेंसी में आप यूज़ करी थी, एंड घर में सभी घरों में कोकोनट ऑयल रहता है, वो आप हाथ में लेके अच्छे से उनको मॉइस्चराइज रख सकती हैं अगर आपको खिंचाव या इरिटेशन या इचिंग महसूस होती है। अगर आप कॉस्मेटिक रीजन से खुश नहीं है तो बाद में 6 वीक्स के बाद आप स्किन डॉक्टर से मिल सकती हैं और वो आपको करेक्ट ट्रीटमेंट देंगी, बट दे विल ऑलवेज स्टे इन अ लाइट फॉर्म। कभी कभी मदर्स को थोड़ा सा लो फील होता है एंड दे आर सरप्राइज कि हम तो इतने एक्साइटेड थे बेबी के लिए, अभी मेरे अंदर क्या हो रहा है कि मुझे एकदम से रोना आ रहा है एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड, मुझे लगता है कोई मेरे पास ना आए, बेबी को भी कोई मुझसे दूर रखे। इस तरह की कंडीशन को हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। ये एक नॉन मेडिकल एंटिटी है और आप घबराएं नहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप अकेली ऐसी नहीं है। इस समय बहुत ज़रूरी है घर वालों का सपोर्ट, क्योंकि मदर इज गोइंग थ्रू, एक तो पहली बार इतनी सारी जिम्मेदारी, एक ह्यूमन बीइंग टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट फ्रॉम न्यूट्रिशन टू एवरीथिंग।
तो और ब्रेस्ट मिल्क भी नहीं आ रहा है, ब्रेस्ट हर्ट कर रहे हैं, उधर नीचे कट लगा है वो हर्ट कर रहा है, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, खाने का मन नहीं कर रहा, फिर भी लोग कह रहे हैं ये खाओ वो खाओ, इतनी सारी एडवाइसेस। तो इसलिए इस समय घर वालों का सपोर्ट चाहिए और आप वन थिंग एट अ टाइम लीजिए। कोशिश करें आपको जो भी गैप्स मिलते हैं बेबी को दिन में आप दूसरे लोगों को हैंडल करने दें एक्सेप्ट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। अपनी नैप, अपनी स्लीप को आप दिन में कैच कीजिए जो आप रात में डिप्राइव हो रही हैं। खाना ऐसा खाएं जो आप इजीली डाइजेस्ट कर सकें, और टाँकों के लिए मैंने जैसे बताया वो सब रिकवरी फास्ट हो उसका ध्यान रखें। और किसी किसी पेशेंट को साइकेट्रिस्ट से मिलने की ज़रूरत पड़ती है जहां हम उनको एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं। और एक आध कंडीशन होती है जैसे कि अगर फीवर आपको आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर, देन यू शुड सी द डॉक्टर। इसके बारे में मेरा दूसरा वीडियो है कि डिलीवरी के बाद फीवर क्यों आ सकता है, या फिर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, डॉक्टर ने बताएंगे आप अक्सर 102 दिन जब आप हॉस्पिटल में रहती हैं तब थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, क्लॉट्स आ सकते हैं। घर जाके भी किसी किसी दिन ब्लीडिंग एकदम से क्लॉट आ गया, फिर 2 दिन नहीं आई, फिर कभी आ गया, इस तरह का पैटर्न नॉर्मल है। पर अगर आपको लगातार ब्लीडिंग आई जा रही है, 7 दिन 8 दिन 10 दिन बाद भी बार बार पैड चेंज करना पड़ रहा है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तीसरी चीज़, अगर आपके पैरों में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है और पैर में दर्द है, देन ऑल्सो यू शुड सी द डॉक्टर। कई लोगों को प्रेगनेंसी में बीपी हाई हो जाता है और वो सोचते हैं अब तो डिलीवरी हो गई, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डिलीवरी के बाद भी हाई बीपी रह सकता है और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, जिसको हम एक्लेम्शिया कहते हैं, वो हो सकते हैं। तो समराइज करने के लिए आपकी एपिजियोटमी मतलब आपके कट की केयर कैसे करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग में क्या ध्यान रखना है, अपना खाना पीना, नींद पूरी कीजिए, अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज जो आपको बताया वो कीजिए, और किन कंडीशंस में आपको डॉक्टर के पास जाना है, फीवर आने पे, लेग्स में स्वेलिंग आने पे, अगर आपको बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है, कभी कभी पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं, इन सब कंडीशंस में, या आपका मिल्क बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट हैवी हो रहे हैं और एकदम लाल हो गए हैं, या उसमें पस पॉइंट जैसा आपको छूने में भी दर्द हो रहा है, इन सब कंडीशंस में, या ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है, तो भी आप डॉक्टर से मिलें। सो दीज आर माई एडवाइसेस टू यू, और आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो और मेरी एडवाइसेस आपको इस टफ पीरियड से रिकवर होने में हेल्प करें। सो थैंक you for watching and keep watching me on my channel with more and more videos. Goodbye till then.